तो यार ले आयो किसी एक के लिए नहीं बल्कि तुम सबके लिए बाकी हानमा सन ऑफ ओगर सीजन 3 की लास्ट एपिसोड। और शायद से नेक्स्ट सीजन के आने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, मगर आप लोगों में से जो लोग इंतजार नहीं कर सकते और बाकी की स्टोरी को आगे जानना चाहते हैं तो मांगा रैंक्स पे उसकी आगे की कहानी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसका लिंक तुम लोग कमेंट सेक्शन में पा सकते हो। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे बाप बेटे के बीच में टेस्ट ऑफ इंड्योरेंस का मैच चल रहा होता है। कौन किसके पंचेस को ज्यादा देर तक सह पाएगा और किसके पंचेस में ज्यादा ताकत है देख पाते हैं। इस लड़ाई को देखने के लिए यहाँ तक डिफरेंट कंट्रीज के लोग यहाँ पे जमा हो रहे होते हैं। उनमें से तो कुछ लोग यहाँ तक ओगर की पूजा भी करने लगते हैं। बाकी और ओगर को यू लड़ता देख के हम द ग्रेट चिहारू को देखते हैं जो कि कारू हानायामा से क्या होता है। क्या गजब की फाइट है। और ये क्या हम देख पाते हैं कारू हानायामा और चिहारू सबसे आगे खड़े हुए हैं। हम देख पाते हैं यहाँ पे द ग्रेट चिहारू एक बार फिर से कारू हानायामा से कहने लगता है, बॉस ये फाइट इतनी ज्यादा दांसू है, क्यों ना फिर हम कुछ कदम और आगे जाके देखें। अगर कारू हानायामा हर बार की तरह इनकार करते हुए कहने लगता है, नहीं हम यहाँ पे ठीक है। कारू हानायामा ने जितनी बार भी इनकार किया वो उतनी बार ही आगे गया है, क्योंकि कारू हानायामा तो कारू हानायामा है। अब सारे लोग समझ के होते हैं। डोपो और रोची भी अपने मन में सोचने लगता है ये लोग एक दूसरे पे अपनी पंचेस की बाराश को रोक डालेंगे, तभी दोनों में से कोई एक गिर जाएगा और इस फाइट का अंत होगा। हमें यहाँ पे यूजिरो हानमा के बारे में एक चीज बताई जाती है, जहाँ पे कमजोर लोग गिरे होते थे वहाँ पे उनके सामने स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स खड़े होते थे। तो यूजिरो हानमा ने ये डिसाइड किया था कि वो कमजोरों की तरफ पीट करके अपना चेहरा स्ट्रॉन्ग लोगों की तरफ करके उन्हें हराएगा। इससे ये मालूम पड़ता है कि चाहे जरूर यूजिरो हानमा ने ये सब कुछ अपने पावर के जलवे के लिए किया था, मगर असल में उसने कमजोरों को भी बचाया हुआ है। चाहे जरूर यूजिरो हानमा के लिए कोई चीज इंसाफ या जस्टिस नहीं होती, मगर ये भी सच है इनडायरेक्टली स्ट्रॉन्ग लोगों को हराने से कमजोर लोग आजाद हो जाते थे। धीरे धीरे करके ओगर का नाम हर कोने में फैलता चला गया और दुनिया की बड़ी बड़ी नेशंस अपनी वेपनरी पावर के साथ ही साथ यूजिरो हानमा को अपने से कई गुना ज्यादा बढ़ के पाते हैं। वो लोग उसे डरा करते थे, उसे सैल्यूट किया करते थे, उसे वो दिया करते थे जो वो चाहता था। लोग उसे ओगर बुलाया करते थे। जो कमजोर लोग जो कि डरा करते थे उन पे दबाव डाला जाता था, वो अब यूजिरो हानमा के नाम पे जीने लगे। हमें दिखाया जाता है जिस बी ने बाप बेटे को सर्कल किया होता है, सर्कल छोटे से छोटा पड़ता चला जा रहा होता है। इसका मतलब नए नए लोग आते जा रहे इस बैटल को देखने के लिए। सारे लोग ज्यादा से ज्यादा करीब होना चाह रहे होता है, जबकि उन्हें मालूम होता है ये काफी ज्यादा खतरनाक है। दोनों बाप बेटे एक दूसरे के खिलाफ पंचेस को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। साथ ही साथ उनके कदम की पोजीशंस भी बदली होती है, ग्रेविटेशन को भी साथ ही साथ इस्तेमाल करने में, ताकि एक खतरनाक से खतरनाक पंच को लैंड कर सके। ये बैटल पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है। कुछ लोग तो व्लॉग्स बना रहे होते हैं और कुछ लोग तस्वीरें क्लिक कर रहे होते हैं। हम काट्सुमी को भी देखते हैं जो कि शिनशिनकाई डोजो में ये बैठ के देख रहा होता है टीवी में। दूसरी और गोकी शिबुकावा भी टीवी में बैठ के ये सब कुछ देख रहा होता है। और दूसरी ओर हम जैक हानमा को देखते हैं जो कि जैक हानमा एक कोने में बैठ के रो रहा होता है। जैक हानमा क्राइंग इन द कॉर्नर, वो गुस्से से चिल्लाते हुए अपने फादर से सहमत होकर कहने लगता है, जो सब बाकी कर रहा है वो मैं भी कर सकता हूँ। कहानी बाप बेटे की फाइट पे दोबारा से जाती है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ पंचेस एक्सचेंज तो कर रहे होते हैं, मगर अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद नहीं होती। हम देख पाते हैं यूजिरो हानमा पंचेस मारना छोड़ डालता है, बल्कि इसके बजाय अपने हाथों को खुला छोड़ देता है। फिर अचानक से बाकी को लपेट में लेते हुए यूजिरो हानमा अपने हाथों को कस के बंद करता है, जैसे कोई किसी को गले लगा रहा हो। बाकी की मदर की मौत से पहले यूजिरो हानमा ने बाकी की मदर को भी इस तरह कस के पकड़ लिया था। अभी यूजिरो हानमा बाकी की कमर पे जानलेवा दबाव डालने लगता है कि आंखें खुल जाती है, उसकी सांस बंद हो जाती है, उसकी रिब्स टूट जाती है, उसकी आंखों और कानों से नाक से खून बहने लगता है। और बाकी अपने आखिरी अल्फाजों में यही सोच रहा होता है, मेरा डैड काफी ज्यादा खास है, मेरा डैड वाकई में काफी ज्यादा गजब का है। फिर यूजिरो हानमा बाकी को छोड़ देता है। बाकी गिरते दौरान अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर कितनी बार मैंने अपने फादर के लिए आज रात गजब का लफ्ज इस्तेमाल किया। बाकी जमीन पे गिर जाता है। ये देख के कारू हानायामा कहने लगता है, उस रात मैं भी वहां पे मौजूद था। यही हाल बाकी जैसा यही हाल यूजिरो हानमा ने उसकी मदर आकिजावा का भी किया था। और जैसे कि हम सबको मालूम है यूजिरो हानमा के पास 6th आई भी है, इसके कारण वो इंसानी बॉडी को देखते ही समझ जाता है कि अंदर से उसकी कौन कौन सी जगह डैमेज है। इसमें यूजिरो हानमा बाकी के जिस्म में मैंडिबल को फ्रैक्चर पाता है, मेंटल ट्यूबेरिकल फ्रैक्चर, मैंडिबुलर रैमस फ्रैक्चर, लेफ्ट ऑर्बिटल फ्लोर
फ्रैक्चर, नासल बोन कोलैप्स। इसी तरह सर से लेके पैर तक बाकी के जिस्म में एक एक चीज फ्रैक्चर, डैमेज और टूट चुकी होती है। यहाँ पे हम देख पाते हैं यूजिरो हानमा ये बैटल जीत गया होता है। यूजिरो हानमा यहाँ से जाने लगता है। कुछ लोग उसके आगे अपना सर झुका के कह रहे होते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि यूजिरो हानमा ने उन्हें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस दिया था जो कि दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती, पर आज उन्हें फ्री में मिला। यूजिरो हानमा जा रही होता है कि अचानक से उसे ऐसे महसूस होता है जैसे कि उसे पीछे से किसी ने सर पे लात मारी हो। यूजिरो हानमा पीछे मुड़ के देखता है, बाकी तो अपनी जगह पे गिरा है और उठने की कोशिश कर रहा है, मगर यूजिरो हानमा समझ जाता है और वो एक मुस्कुराहट के साथ कहने लगता है बाकी तुमने मुझे लात क्यों मारी। हमें दिखाया जाता है गिरने के बावजूद भी बाकी ने अपनी इमेजिनेशन से यूजिरो हानमा के लिए एक अपोनेंट सा क्रिएट किया था। वो अभी भी गिरे हुए बाकी की रक्षा कर रहा है। वो टूट पड़ता है यूजिरो हानमा पे, एक दो चार हमले भी करता है। देख के यूजिरो हानमा के चेहरे पे मुस्कुराहट ना रुकती। टोपो रोची भी समझ जाता है कि बाकी की पूरी बॉडी टूट चुकी है, मगर सिर्फ यूजिरो हानमा बाकी की बॉडी ही तोड़ सकता है। उसका फाइटिंग स्पिरिट अभी भी जिंदा है। यूजिरो हानमा बाकी से कहने लगता है बाकी रिलैक्स करो, मैंने सब कुछ देख लिया है। वो बाकी से कहता है ये सब कुछ काफी है बाकी। हम देख पाते हैं यूजिरो हानमा यहाँ पे अपने हाथ को इस तरह से हिला रहा होता है जैसे कि वो कुछ काट रहा है। वो इतनी खूबसूरती से काटता है कि यहाँ तक सबको एहसास सा होने लगता है कि जैसे कि यूजिरो हानमा ने टोफू को काटा है। हाँ, तुम ये कह सकते हो बाकी की ये डिजायर थी कि उसका फादर उसके लिए खाना बनाए, तो वो उसके लिए बना रहा है। और फिर आखिरकार यूजिरो हानमा बाकी के लिए टोफू का सूप बनाता है। यूजिरो हानमा बाकी को जमीन से उठाते हुए कहने लगता है बाकी टाइम हो गया खाने का। बाकी को ये सुन के काफी खुशी होती है अंदर से कि उसके खाने का वक्त हो गया उसके फादर के साथ। जख्मी हालत में होने के बावजूद भी जल्दी से उठ के बैठ जाता है। ये लोग टेबल से जाते हैं, महफिल बिछाते हैं, बिना मुंह हिलाए बगैर ये लोग एक दूसरे से यहाँ तक बात भी कर पा रहे होते हैं। वो कैसे बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन ही सब कुछ बता देते हैं। यहाँ पे यूजिरो हानमा ने अपनी बॉडी लैंग्वेज से यही कहा होता है कि मैं बस यही बना सकता हूँ फिलहाल, तो बाकी अपने बॉडी एक्सप्रेशन से ये कहता है ये काफी है मेरे बाप। जिस पर यूजिरो हानमा भी अपने बॉडी एक्सप्रेशन से ये कहने की कोशिश करता है अरे पगले मुझे बाप मत कहे, मुझे डैड कहे, हमारा रिलेशन काफी ज्यादा मजबूत है और करीब है। देख के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि एक बेटा अपनी डैड की रिस्पेक्ट में ऐसे ही बैठा है जैसे कि वो वाकई में अपने बिलवेड फादर के सामने बैठा हो। फादर अपने बेटे से यूं प्यार कर रहा है जैसे कि उनका सदियों से गहरा प्यार हो। यहाँ तक ये देख के कोसवे की आंखों में आंसू बराते हैं। इन दोनों को वो मिल रहा है जो कि इनको कभी मिला ही नहीं। के बाद बाकी जब चॉपस्टिक को उठा के खाने ही लगता है, यूजिरो हानमा कहने लगता है ये तरीका गलत है, मैंने पहले भी नोटिस किया था। खैर यार बाकी जो जो ही इस सूप को पीता है तो वो यूजिरो हानमा से कहने लगता है काफी मजेदार है, लेकिन हाँ थोड़ा सा नमकीन। कहते कहते वो बाकी यूजिरो हानमा से भी कहने लगता है खुद ही चख के देख लो। यूजिरो हानमा बाकी को कहने लगता है कमान नौटंकी मत करो, बस जिस तरह से तुम इमेजिन करोगे उसका जायका उसी तरह होगा। सुन के बाकी फौरन से टेबल को उल्टा डालता है, पर यूजिरो हानमा ने काफी ज्यादा मेहनत की होती है। यूजिरो हानमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। झुंझुई कैच करने की कोशिश करता है कि अचानक से उसके हाथ से टेबल और बाउल गायब हो जाता है। बाकी अपने फादर से बोलता है फादर फिक्र मत करो, मैंने आपको बचा लिया। लोग वहीं पे चौंक जाते हैं। टेबल और वो चॉपस्टिक इतनी खूबसूरती से बनाए गए थे और हमें दिख रहे भी थे, अचानक से गायब हो गए। अब यूजिरो हानमा गुस्से से खड़े होकर कहने लगता है क्या तुमने मुझे बचा लिया, तुम ये कह रहे हो। अब इतनी खूबसूरत फादर मोमेंट सन चल रहा ही था तो यूजिरो हानमा से अपसेट करते हुए कहने लगता है शायद से सूप वाकई में साल्टी था, शायद से मैंने तुमसे झूठ बोला, तुम ठीक कह रहे थे। बाकी सुन के लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि ओकर अपने मुंह से खुद ही कबूल कर रहा है तुमने मेरे चेहरे पे एक हैरानगी वाली लुक देखी और इसी वजह से तुमने टेबल को ही पलटा दिया, वाकई में तुमने मुझे बचा लिया। इसके बाद यूजिरो हानमा कहने लगता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वही शख्स होता है जो कि अपनी पावर के दम पे दूसरों को मजबूर करे, और तुमने मुझे मजबूर किया। बाकी तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं और मैंने बनाया भी, तो इसी वजह के कारण सभी लोगों के सामने यहाँ पे मिडल में खड़े होके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल अब मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। बाकी जो सुन के एक्साइटमेंट की लहर, हैरानगी की लहर लोगों में उठ पड़ती है। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि ओकर ने अपने बेटे बाकी को रिकॉग्नाइज किया एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट। यूजिरो हानमा तो ओकर ने अपने मुंह से बाकी को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मान लिया। मेरे भाई लोग बाकी के लिए काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। बाकी के लिए एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट के नारे गूंजने लगते हैं मेरे भाई लोगों।
बाकी अपने पैरों पे खड़ा होकर कहने लगता है, सबसे आखिर तक खड़ा रहता है और अपने अपोनेंट को अपने ऊंचे हुए सर से घूर रहा होता है। हाँ, जब उसका अपोनेंट जमीन पे गिरा होता है और जो बंदा उसे ऊंचाइयों की गहराइयों से देख रहा होता है वही विनर होता है। और यहाँ पे मैं गिरा हुआ था और आप खड़े हुए थे और ये आपके अपने ही अल्फाज है। तो बाकी यहाँ पे अपनी हार को अपने मुंह से कबूल करता है कि यूजिरो हानमा ने बाकी के कानों पे काफी बार हमला किया होता है, जिस वजह से बाकी को सुनाई नहीं दिया होता कि उसके फादर ने उसे स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल दे दिया है। इसी वजह से तो शुरू में उसका फादर उसे बॉडी लैंग्वेज से बातें कर रहा था, क्योंकि उसके फादर को भी मालूम था कि वो मुझे सुन नहीं पा रहा। इसी बीच में टोकुगावा इनके बीच में आते हुए कहने लगता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे चहेता योद्धा हमारे सामने खड़े हैं स्ट्रॉन्गेस्ट के टाइटल को हासिल करके। हालांकि इस फाइट में दोनों ने कुछ पाया और दोनों ने कुछ खोया भी। यूजिरो हानमा यहाँ पे कहने लगता है, देखो सारे लोग खुश हैं, मैं भी, बाकी भी और ये बुड्ढा भी, क्योंकि इसकी भी बीमारी खत्म हो चुकी है। तो हाँ यार, इसी के साथ बाप बेटे की फाइट यहाँ पे खत्म होती है। एक तरफ बाप बेटे की बड़ी लड़ाई खत्म ही होती है, दूसरी ओर हमें रेट्सू के बारे में दिखाया जाता है, जो कि उसकी भी एक बहुत बड़ी बॉक्सिंग की फाइट खत्म होती है। ओह हाँ यार, रेट्सू ने बॉक्सिंग का इस्तेमाल करके बॉक्सिंग के सबसे बड़े चैंप को हरा दिया और रिप्रेजेंट किया कुंग-फू को। चाहे वो जरूर अनऑफिशियल मैच था, लेकिन रेट्सू ने काफी बहादुरी से बोल्ट का सामना किया होता है और इतने सारे लोगों के सामने, कैमरामैन के सामने ये प्रेजेंट किया होता है। इसी वजह से रेट्सू को स्ट्रॉन्गेस्ट चैंपियन की बेल्ट भी मिली होती है। अब इसी अनऑफिशियल को लेकर जब रेट्सू से सवाल पूछा जाता है तो रेट्सू बताता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑफिशियल था या अनऑफिशियल, फर्क तो इससे पड़ता है कि मैंने अपनी कुंग-फू की 50% मूव वगैरह का इस्तेमाल करके स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्सर को हरा दिया। हम देख पाते हैं बॉक्सिंग की दुनिया में रेट्सू काफी ज्यादा मशहूर हो गया होता है। चाहे जरूर ये मैच अनऑफिशियल था, लेकिन जिन्होंने भी देखा होता है, पूरी दुनिया ने देखा होता है और वो लोग रेट्सू को चैंपियन ही मानते होते हैं। वैसे चैंपियन से याद आया, बॉक्सिंग से याद आया, अगर अभी तक तुम लोगों ने हाजिमे नो ईप्पो नहीं देखी, अगर तुम लोग वाकई में लाइफ में अपनी मोटिवेशन देखना चाहते हो तो एक बार उस एनिमे को जरूर ट्राई करना। हर मोड में ये तुम्हें रेट्सू की याद दिलवाएंगे। का लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। बाकी के आगे के आने के सीजन्स में थोड़ा बहुत वक्त लग सकता है, मगर आप लोग अगर मिया मुस्ताशी को एक्शन में देखना चाहते हैं या फिर बाकी की आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो मांगा रेंस का भी लिंक मैं पिन कर दूंगा कमेंट में, जाके चेकआउट कर लेना। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, सायोनारा।